बड़ी सूनी महफिल का एहतमाम किया है तुमने इर्तज़ा शाह। न शराब न शबाब, रेहान की बात पर सब मुत्तफिक हुए थे। शराब तो फिर भी मिल सकती है तुम सबको, मगर शबाब का ख्याल जहन से निकाल दो, क्योंकि ये इर्तज़ा शाह की मौजूदगी में हरगिज़ नहीं हो सकता। अपने मखसूस अंदाज में बोलता वो हरी झंडी दिखाता हुआ उठ खड़ा हुआ। बड़ा आया मौलवी तू, मौलवी। इर्तज़ा की बात को तमस्कर में उड़ाता हुआ असद बदमज़ा हुआ था। पता है सबसे पहले तुम मौलवी जहन्नुम में जाओगे। इर्तज़ा की तरफ हाथ से इशारा करता हुआ वो बेरोनक महफिल का सोच कर कुरला रहा था। इतना यकीन, ज़रा मुझे भी तो पता चले। शिराज की बात पर इर्तज़ा को ज़रा हैरानी ना हुई थी। अच्छे से जानता था कि वो उन सबकी दुखती रग पर पाँव रख गया था। पता है क़यामत वाले दिन हम सब पीछे खड़े होंगे और मौलवी सबसे पहले जहन्नुम में जाएंगे, और इन मौलवियों में सबसे आगे होगे तुम। शिराज की बात पर फलक शगाफ कहका लगाता वो हैरान हुआ था। हर जगह मैं जब तुम लोगों से आगे रहता हूँ तो वहाँ पर भी रहना मेरा हक बनता है। इर्तज़ा के अंदाज पर सब मुस्कुराए थे, मगर अगले ही लम्हे सबकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। लो भाई, तुम लोगों को जहन्नुम की राह दिखाने का, फिर मेरे पीछे पीछे चलकर जहन्नुम जाओगे, और फिर तुम लोग जहन्नुम में रौनक लगाते रहना, और मैं अपने रब को राज़ी करके जन्नत से तुम लोगों के तमाशे देखकर हंसता रहूँगा। अपना कहका ज़ब्त करता इर्तज़ा शाह हद दर्जा संजीदगी में कही हुई बात पर इस तरह से बोला तो सब अपना मुंह लेकर बैठ गए थे। अभी इन पर गुजारा करो, मैं और मंगवाता हूँ। शराब की कई बोतलें उन सब की तरफ बढ़ाता हुआ खुद उनको शराब पानी की तरह पीते देखकर वो अपनी जगह से उठता हुआ गुलाम रसूल को आवाज़ लगा रहा था, जो मर्दान खाने के बाहर खड़ा इर्तज़ा शाह के हुक्म का मुंतज़िर था। वो हुक्म मिलने की देरी थी। वो फ़ौरन से हवेली की तरफ बढ़ा था। कहाँ हो? माहीन को गहरी नींद में सोते देखकर वो बेड से उठकर खड़ी उसके पास आ गई थी। आसमान पर उभरे चांद को देखकर वो अपनी परेशानी खत्म ना होते देखकर हैदर का नंबर डायल कर गई। जिससे मोहब्बत होती है उसके साथ अपनी परेशानी शेयर करके इंसान पुरसकून होता है। ये क्या बचकाना सवाल है हया, घर पर ही हूँ। गार्डन में अकेले बैठा हैदर अपनी ख्याली दुनिया में खुद को उस लड़की के साथ तस्वुर करता हुआ मुस्कुरा रहा था जिसके नाम तक से वो नावाकिफ था। हया की कॉल उसे उसी वक्त किसी दुश्मन से कम नहीं लग रही थी। सॉरी अगर तुम्हें परेशान किया तो, कर तो दिया है, अब क्या सॉरी। हैदर का सर्द रवैया उसके दर्द में इजाफा कर गया था। एम सॉरी, दोबारा तंग नहीं करूंगी, खुदा हाफिज। दांतों तले लब दबाए वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गई थी। माहीन की बंद आंखें जो नींद में होने के बावजूद भी लरसती पलकों को उदासी से देखकर उन पर लब रख गई थी। हया हमदान बुखारी, आपसे ज़्यादा कोई भी अजीज़ नहीं हो सकता, फिर चाहे मेरे सामने हैदर शाह ही क्यों ना हो। आंसुओं की लड़ी टूटकर हया के रुखसार पर गिरी थी। मामूल के हिसाब से आज हया के लहजे में खनखनी ना महसूस करके हैदर अपने रवैये पर पशेमान हुआ था। कई बार हया का नंबर ट्राई करने के बावजूद फ़ोन बंद जा रहा था। ये क्या कर दिया हैदी, मलका जज्बात को नाराज़ कर दिया तूने। कोई नहीं, कल सुबह उसे घर जाकर मना लूँगा। सोने के इरादे से उठता हुआ वो अपना फ़ोन साइड जेब में डाल वो हया को सोचकर मुस्कुराया था। साईं ने लवाजमात मंगवाए हैं मर्दान खाने से। अरे गुलाम रसूल, तुम्हारा बेटा रो रहा था तुम्हें याद करके, जाकर उसे चुप करवाओ, मैं जब तक ट्रे तैयार करती हूँ। अम्मा रशीदा की बात सुनता हुआ गुलाम रसूल परेशान होता सर्वेंट क्वार्टर की तरफ गया था। ओ नूरी, अरे ओ नूरी, इधर आ जल्दी। नूरी को आवाज़ लगाते हुए अम्मा रशीदा पुरसोच अंदाज में मुस्कुराई थी। क्या है अम्मा? इर्तज़ा शाह की बेरुखी और संगदिली से पेश आने पर सदमे में वो अपने बिस्तर पर पड़ी। नूरी अम्मा की आवाज़ पर किचन में आई थी। ये ले और जा मर्दान खाने में दे आ। ट्रे नूरी की सिमत बढ़ाते हुए वो नूरी को हैरान कर गई थी। पर मैं और वो मर्दान खाने में? ना अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। अरे पागल ना बना कर, सब साईं और नौजवान लोग हैं मर्दान खाने, शायद तेरी खूबसूरती से हमारे नसीब जाग जाएं। नहीं अम्मा, ये गलत है, और साईं सरकार। नूरी मिनमिनाई थी। क्या हुआ मेरे बेटे को? अपने कमरे में दाखिल होता गुलाम रसूल अपनी बीवी बच्चों को सोते देखकर अम्मा रशीदा की गलत बयानी सोचकर परेशान हुआ था। कुछ नहीं होता, और साईं सरकार ने ही बुलवाया है तुझे। नूरी के इनकार पर झूठ का सहारा लेती हुई वो इर्तज़ा के नाम पर उसे कायल कर गई थी। हवेली में दाखिल होता हैदर नूरी को लवाजमात की ट्रे थामे मर्दान खाने की जानिब जाते देखकर हैरान हुआ था। ये वहाँ किस लिए जा रही है? गुलाम रसूल, पहली बार हैदर शाह की गरजदार आवाज़ हवेली की चार दीवारी में गूंजी। तुम्हारे काम अब नूरी सर अंजाम देगी? सही कहते हैं, सर पर चढ़ गए हो तुम। और इस नूरी से सामने नूरी को ना पाकर हैदर शाह अपनी परेशानी में हाथ रखकर लंबा सांस बाहर निकाल गया।
अब भुगतने के लिए तैयार रहना। इर्तज़ा के होने वाले रद्द अमल से वो खुद भी अनजान था। गुलाम रसूल को हैरान परेशान छोड़ हवेली के अंदर कदम रख गया था। वो हल्के आसमानी कलर के सादा से सूट में मलबूस नूरी को मर्दान खाने में आते देखकर इर्तज़ा शाह हैरान रह गया था। इस तरह तो पहले कभी भी शाह हवेली में ऐसा नहीं हुआ था कि मर्दान खाने में मशरूबात पेश करने कोई मुलाजमा आई हो। मैंने तो गुलाम रसूल को बुलाया था, तो ये अपने जहन पर जोर देता वो नूरी पर उठने वाली महफिल में मौजूद सबकी हवस भरी नजरें देखकर नूरी को पुकार उठा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरकार साईं अम्मा ने भेजा था कि आपने बुलाया है। वो इर्तज़ा के सामने सर झुकाई खड़ी हुई थी। तुम गुलाम रसूल नहीं हो, जाओ यहाँ से। इर्तज़ा शाह का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे मंजर से ही गायब कर दे। कहने को वो शाह हवेली की मुलाजमा थी, मगर इर्तज़ा शाह की नज़र में वो राइमा जैसी ही थी। जी सरकार। अरे रोको, आ ही गई हो तो ज़रा हमें तो देती जाओ जो भी तुम लाई हो। रेहान की लड़खड़ाती आवाज़ उसके नशे में होने का सबूत दे रही थी। सर पर से सरकते हुए दुपट्टे को संभालती हुई वो सर हिलाकर आगे बढ़ी थी। इर्तज़ा की भींची हुई मुठियाँ देखकर बाकी सब खामोशी से रेहान को देख रहे थे, जिसकी कुछ देर में शामत आने वाली थी मुर्तज़ा शाह के हाथों। वाह साईं वाह, ये हुई ना बात। शराब भी शबाब भी, रौनकें तो यहाँ बिखरी हुई हैं। इर्तज़ा शाह। नूरी को देखकर उसे नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था। क्या चीज तुमने छुपा कर रखी थी हमसे अभी तक? आंटी कैसी हैं? नूरी को गुस्से से देखता हुआ वो अचानक से सवाल कर गया था। इर्तज़ा के सवाल पर सब रेहान के लिए दुआगो हुए थे। ठीक ही हैं, बदमज़गी के साथ मुख्तसर सा जवाब दिया गया था। नवाजिश है आपकी। रशना कैसी है और कहाँ होती है आजकल? फिर से सवाल किया गया इर्तज़ा की तरफ से। क्या यार, सवाल पर सवाल, क्या बातें ले बैठा है तू? इर्तज़ा के सवाल का जवाब ना देता हुआ वो नूरी की तरफ मुतवज्जो हुआ था। क्या नाजुक सरापा है यार। भाभी कैसी हैं? सही है वो भी, मूड ख़राब ना कर। इर्तज़ा शाह की तरफ से शुरू हुए सवालात से वो ज़िच आ गया था। शराब के खाली गिलास हाथ में उठाती हुई नूरी अपने मुतालिक बातें सुनती हुई आंसू ज़ब्त किए हुए थी। होश रुबा हुस्न है तुम्हारा, कहाँ से आई हो लड़की? मेरे ख्याल से 2 बेटियां हैं ना तुम्हारी, वो कैसी हैं? खूबसूरत हैं या बस? ये कहते हुए इर्तज़ा को खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा इर्तज़ा शाह? बेटियों के जिक्र पर रेहान के नशे से बंद होती आंखें फटी थीं। जो तुम समझ रहे हो मलिक रेहान, तुम जाओ यहाँ से। नूरी को वहाँ से जाते देखकर रेहान की तरफ हल्का सा झुकता हुआ इर्तज़ा शाह संजीदगी से बोला था। ना माँ के नाम पर गैरत जागी, ना ही बहन के नाम पर, बीवी के नाम पर खाक जागती। चलो बेटियों के नाम पर तो जाग ही गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लड़खड़ाते लहजे में रेहान इर्तज़ा पर धाड़ा था। हिम्मत की तो बात ही ना करो, क्योंकि अपनी हिम्मत दिखाने में मैं ज़रा भी ताख़ीर नहीं करूँगा। निकलो यहाँ से। महफिल ख़त्म हुई। दाखिली दरवाजे पर खड़ा हुआ वो बदतहजीबी से बोला था। तुम तो बुरा मान गए, मैं मजाक कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक आता हुआ रेहान इर्तज़ा के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। रेहान के हाथ को अगले ही पल झटकता हुआ इर्तज़ा खुद पर जब्त किए खड़ा था। मर्दान खाने के खाली होने के फ़ौरन बाद इर्तज़ा हवेली के बावर्ची खाने में मौजूद था, जहां सर झुकाए खड़ी अम्मा रशीदा और उनके पीछे खड़ी नूरी को खूनख्वार नज़रों से देखता हुआ ज़ब्त के इंतहा पर खड़ा था। कितना अरसा हो गया है यहाँ पर काम करते हुए? ये नहीं पता आपको कि मर्दान खाने में फ़कत मर्द आते हैं, चाहे महफिल लगी हो या ना? बताएं, फिर किसकी इजाज़त से आपने इसे मर्दान खाने में भेजा था? जबड़े भींचे वो अपने कड़े ज़ब्त का मुजाहिरा करता एहतराम के दायरे में रहता हुआ बोल रहा था। सरकार साईं, गलती हो गई। अम्मा रशीदा को वो चाह कर भी तल्ख नहीं हो पा रहा था। गलती नहीं है, ये गुनाह किया है आपने अपनी बेटी को मर्दान खाने में भेजकर। और तुम नूरी बीबी, तुम्हें ज़रा अंदाज़ा नहीं है कि अगर औरत चाहे जितनी भी क्यों ना नेक हो, अगर वो पर्दों में छुप कर भी मर्दान खाने में आए तो वो फाशा ही कहलवाती है। सुर्ख अंगारा आंखों से दोनों को घूरता हुआ अपनी पेशानी पर बिखरे बालों में हाथ चलाता हुआ खुद को पुरसकून रखने की वो कोशिश कर रहा था। आज आप लोगों की इस शाह हवेली में आखिरी रात है, जाकर सामान पैक करें अपना। ऐसे ना देखें मुझे, अब कह दिया तो सो कह दिया, जाएं यहाँ से। अम्मा रशीदा की आंखों में रहम की आस देकर वो फौरन से बोला था। तुम्हें अलग से इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा। मुर्दा कदमों से चलती हुई अम्मा रशीदा वहाँ से गई थी, जबकि नूरी को हनूज वहाँ खड़े पाकर वो नूरी पर गुरलाया था। साईं सरकार, मैं वहाँ आपके लिए आई थी, वहीं पर रुक जाओ। और मेरे लिए क्यों आई थी? मैंने बुलवाया था तुम्हें। नूरी के खुद की तरफ बढ़ते कदम देखकर इर्तज़ा
का खून खोला था। मोहब्बत करती हूँ मैं साईं आपसे, 4 साल से आपकी तस्वीरों से मोहब्बत करती आई हूँ साईं। बकवास बंद करो अपनी। क्यों साईं, जब एक बादशाह को अपनी बांदी से मोहब्बत हो सकती है तो क्या एक नौकरानी को अपने साईं सरकार से मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या हम मुलाजमाओं को मोहब्बत करने का हक नहीं है? किसी को चाहने का हक नहीं है? क्या हमारे गरीबों के पास दिल नहीं होता? एहसास जज्बात नहीं रखते हम लोग? नूरी की बातों से इर्तज़ा को अपना सर घूमता महसूस हुआ था। देखो नूरी, तुम्हें हक है मोहब्बत करो, मगर खुद को देख कर। आसमान की तरफ मुंह करके चलने वाला इंसान हमेशा मुंह के बल गिरता है। रही बात उसकी जो बकवास तुमने की है, दोबारा मत करना। अंगश्त की उंगली से उसे वार्न करता हुआ वो वहां से जाने के लिए मुड़ा था। जब नूरी की कही हुई बात पर हैरान होता उसने अपना चेहरा ऊपर किया था। साईं, मैं सारी उम्र नहीं मांग रही आपकी, सिर्फ एक रात। इस हद तक गिरी हुई हो तुम तो, और मैं तुम्हारे लिए रेहान को सुना कर आ गया हूँ। ये बात याद रखना, मैं चूक गया था तुम्हें पहचानने में, मगर वो तुम्हारी असलियत ज़रूर पहचान गया था। ये बात याद रखना। इस गांव की हर लड़की को इर्तज़ा शाह ने अपनी इज्जत की नज़र से देखा है, अपनी बहन बेटी समझकर देखा है। जबड़े भींचते हुए वो गुर्राया था, सरकार बकवास बंद करो अपनी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गुस्से से धारता हुआ वो अपने ज़ब्त को खो बैठा था। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है साईं, और अब ये नूरी हर नाजायज़ काम को जायज़ करके दिखाएगी आपको। जाते हुए एक बात और कहना चाहूँगी साईं, हम गरीब लोग अपनी वफादारी और मेहमान नवाजी के नाम पर बहुत मशहूर होते हैं। सारी उम्र आपसे मोहब्बत करके वफादारी निभाएगी ये नूरी। और रही बात मेहमान नवाजी की, तो मेरे दिल और घर के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे आपको। रुख मोड़े वो बेदिली से नूरी को सुन रहा था। दुआ करती हूँ कि आपका सामना रोज़े महशर से पहले हो, क्योंकि ये नूरी बिना आपको हासिल किए मानेगी नहीं। तुम जैसी बदकिरदार लड़की को अपने साथ सोचकर भी मुझे घिन आती है खुद से। तने हुए आसाब के साथ वो दांत दबाए सर्द लहजे में बोला था, वाह साईं वाह, मेरी मोहब्बत से घिन आ रही है। सोचिए, अगर मुझसे ज़्यादा भी कोई बदकिरदार लड़की पर आपका दिल आ जाए तो उससे घिन नहीं आएगी आपको? बेखौफ लहजे में पूछती वो इर्तज़ा के ज़ब्त की इंतहा आजमा रही थी। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, निकलो अब यहाँ से, निकलो। खुद पर ज़ब्त करने के बावजूद भी वो धाड़ उठा था। हवेली से निकाल रहे हैं साईं, दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। दिल पर ना सही, दिमाग पर तो नूरी का राज होगा। तो मस्कराना अंदाज में वो नम आंखें लिए कहकहा लगा रही थी, इर्तज़ा शाह के तो ना कभी दिमाग में जगह हो सकती है तुम जैसी घटिया औरत की, और फिर दिल में तो क्या ही होगी। तमस्कर से कहता वो उसे 2 कौड़ी का कर गया था। इर्तज़ा शाह के लफ्ज़ों कब उसके रुखसार आंसुओं से भीग गए थे उसे पता ही ना चला। जो इस दिल पर राज करेगी वो मजबूत किरदार की होगी। अपने दिल के मकाम पर हाथ रखता हुआ वो पूरे एतमाद लहजे में बोलता हुआ खुद में नहीं था, ना कि तुम जैसी मर्दों के सामने अपना आप पेश करने वाली कमज़ोर किरदार की मालिक तो वो हरगिज़ नहीं होगी। माहीन को सोचता हुआ वो पूरे एतमाद हुआ था। दूसरों को जज ना करने वाला इर्तज़ा शाह आज वो खुद एक लड़की के किरदार की धज्जियां उड़ा गया था। वो ऐसी तो नहीं थी खुद को मर्दों के सामने पेश करने वाली। उसने तो फ़कत अपने साईं सरकार से मोहब्बत की थी, और उसी के मुंह से खुद को बदकिरदार जैसी गाली सुनकर उसका दिल रोया था। अपनी बेकदरी पर इतना यकीन साईं, खुदा पाक आपका यकीन बरकरार रखे। और मुझ बदकिरदार खुद के मुंह से खुद को बदकिरदार कहती हुई वो कुछ पल के लिए ठहरी थी। साईं, जिससे आपको मोहब्बत हो, जिससे आपको आपसे मोहब्बत हो, उसे भी आपसे इतनी ही मोहब्बत हो जाए जितनी उसे आप करो। बस वो कभी आपके किरदार पर उंगली ना उठाए। बस आपको अपना मजाजी खुदा नेक और शरीफ इंसान जाने। बद्दुआ दे रही हो मुझे बेफजूल, क्योंकि तुम जैसी लड़की की बद्दुआ लगने से रही मुझे। नूरी के तर्ज़े बयान पर इर्तज़ा को शक गुजरा था, और कहीं ना कहीं डर लगना भी बनता था। जिस तरह से वो नूरी की बेइज्जती कर रहा था। सियाने कहते हैं कि जिससे मोहब्बत की जाए ना, उन्हें बद्दुआ नहीं दी जाती, उन्हें तो बस दुआ दी जाती है। और उस नूरी में इतनी ताबो ताकत कहाँ सरकार कि वो आपको बद्दुआ दे सके। नूरी की बातों से अपने सून होते दिमाग पर वो नूरी के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखता हुआ हैरान था। 4 साल बाद फिर से इर्तज़ा शाह आज किसी के आंसुओं की वजह बना था। आंसुओं को बेदर्दी से साफ करती हुई वो कहकर वहाँ रुकी नहीं थी, चली गई थी उस हवेली से और इर्तज़ा शाह की ज़िंदगी से।
सुबह के रोशन सूरज साहब की किरणों से बेदार होती माहीन हया की जगह खाली देखकर पूरे रूम में मुतलाशी नज़रों से हया को ढूंढ रही थी, मगर वो रूम में होती तो उसे मिलती ना। अपने खुले सुनहरी बालों को जूड़े की शक्ल में बांधती हुई रात से ज़्यादा पुरसकून महसूस कर रही थी। मिरर पर लगी चिट को पढ़ती हुई बेसाख्ता ही कहकहा लगा गई थी, बेगम अगर आपको ये चिट मिल गई है तो यकीनन आप बेदार हो गई हैं। अब अपने मजाजी खुदा को नोनो मतलब मजाजी खुदी पर ज़रा सा रहम खाएं और वॉशरूम का रुख करें। आगे आपको क्या करना है नेक्स्ट चिट के ज़रिए आपको मालूम हो जाएगा। नीचे स्माइली के साथ वो माहीन की खूबसूरत मुस्कान को और ज़्यादा खूबसूरत बना गई थी। मजाजी खुदी वॉशरूम में टंगे वाइट और पर्पल कलर के ड्रेस को मुतासिर को नज़रों से देखती हुई मुस्कुराई थी। वाओ, इतना अच्छा और इतना सरप्राइजिंग मजाजी खुदी ही हो सकती है। मुझे भी इसका हस्बैंड बनना चाहिए, मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। अब तो 10 मिनट के शावर के बाद वो वॉशरूम के गेट पर लगी चिट को देखकर चहक उठी थी। अब जब मेरी बेगम साहिबा फ्रेश हो गई हैं तो लाइट लिपस्टिक लगाइए, वरना मेरा नाजुक दिल बेईमानी पर उतर आएगा। अच्छे से तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में आ जाइए, मैं वहाँ पर आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रही। फिर से गलती हो गई है, आप ऊपर वाली लाइन मत पढ़ना, ओके? मैं आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहा हूँ बेगम साहिबा। मुंह पर हाथ रखती हुई वो अपना कहकहा मुंह में ही दबा गई थी। कहाँ से लाती हो इतना दिमाग, वो भी ऐसी हरकतें करने के लिए। बालों को ड्राई करती वो लाइट लिपस्टिक लगाती हया की कही हुई बात पर अमल कर गई थी। हया जो सुबह जल्दी उठकर किचन में हाजिरी लगवाए हुए थी, इस बात का अलग डर लग रहा था कि कहीं माहीन उठ ना गई हो। ये क्या कर रही हो, ऐसे थोड़ी ना ट्रे सजाई जाती है। मुलाजमा के हाथ से ट्रे लेती हुई वो ट्रे में रखे ब्रेकफास्ट को बड़ी खूबसूरत शक्ल दे गई थी। डन, अब तुम जा सकती हो। और एक बार फिर से कहो, ये ब्रेकफास्ट किसने तैयार किया है? बीबी आपने। सर झुकाए मुलाजमा को हया ने 10 से ज़ायद बार इस बात की यकीन दहानी करवाई थी। अब उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। गुड, अब जाओ और जो फ्रीज़र से जूस निकाल कर ले जाओ और बेटी को पिला देना। हर बार अपने नाम पर मुलाजमा से खाना बनवा कर वो उसे इसी तरह रिश्वत देती थी खामोश रहने की। बीबी ये सेब भी ले जाऊं? हर बार की तरह आज भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आई थी। हाँ ले जाओ, कभी बाज ना आना तुम। अगर मुझे खाना बनाना आता ना तो तुम्हारा कभी मुंह ना देखती। जल्दी से ले जाओ, कभी अम्मो ही ना आ जाएं। ट्रे उठाकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ती हुई मुलाजमा को साथ ही वो झाड़ भी पिला गई थी। आज डाइनिंग रूम में मेरे और माहीन के अलावा किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं है। उफ हया, तुम्हारे बाबा, मैं और चाचू कहाँ पर जाएंगे खाना खाने के लिए? हया की बचकानी हरकतों से वो तंग आ गई थी। ये मेरा दर्द सर नहीं है अम्मू, आप अच्छे से जानती है माहीन आपी कल कितनी अफसुर्दा थी, इसलिए उनको खुश रखने की छोटी सी कोशिश है। और वैसे भी जब तक बाबा और चाचू उठेंगे जब तक मैं माहीन आपी को अपने साथ लेकर पूरा गांव घुमा कर आ चुकी हूँ। अपने इरादों से आगाह करती सीढ़ियों से उतरती हुई माहीन को देखकर शाकरा बेगम को हाथ से छुप जाने का इशारा करती वो अपनी पेशानी पर हाथ रख गई थी। खुद डाइनिंग रूम के अंदर छुप गई थी। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर ताई अम्मी। नासमझी में डाइनिंग रूम में जाती हुई हया को देखकर वो अपनी जगह पर खड़ी थी। माहीन की आवाज़ पर उन्हें हया का इशारा समझ आया। वालेकुम अस्सलाम। माहीन की पेशानी पर बोसा देते हुए वो माहीन को मुस्कुराते हुए देखकर खुश हुई थी। ये हया की बच्ची कहाँ है? मेरी अभी कोई बच्ची नहीं है, जब होगी ना तो सबसे पहले आपको ही तंग किया करेगी और सबसे ज़्यादा आपको ही तंग किया करेगी, देख लेना। शाकरा बेगम की जगह जवाब हया की तरफ से आया था। सुन लो और जाओ, जब तक तुम नाश्ता नहीं करोगी हमें एंट्री नहीं मिलेगी डाइनिंग रूम में। माहीन की रुई से ज़्यादा नर्म गालों को प्यार से चुटकी काट गई। ताई अम्मी शाकरा बेगम को शिकवा कुन अंदाज में देखती हुई मुस्कुराई थी। ऐसे ही सदा मुस्कुराती रहो। ताई अम्मी का प्यार ले लिया हो तो अंदर आ जाएं। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। माहीन दुआ देती हुई वो हया की बुलंद आवाज़ पर वहाँ से मुस्कुराती हुई किचन की सिमत बढ़ गई थी। वैसे मेरी मजाजी खुदी मेन्यू में क्या है? डाइनिंग टेबल पर कोहनी लगाए ठोरी के नीचे हाथ रखे हुए थी। एक तो ये बेग में ज़रा सी तवज्जो दी नहीं और सर पे चढ़ जाती हैं। हर रोज़ की तरह आज भी टखनों से ऊपर आती ब्लू जीन्स पर शॉकिंग पिंक कलर की स्लीवलेस शर्ट पहने वो बालों को हाई टेल में बांधे मेकअप से पाक चेहरा लिए क्यूट लग रही थी। अच्छा जी, ऐसी बात है। वैसे शुक्र है खुदा का तुम मेरी सच की मजाजी खुदा नहीं हो, वरना तो तुम मुझसे साल में एक बार ही हंसकर बात करती। ये तो है। चलें जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करें, फिर हमें जाना भी है। ग्लास में ऑरेंज जूस डालते हुए एक सांस में बोली थी। कहाँ? पूरा गांव घूमना है आपको? ठीक है। बिना अपने चेहरे पर उस जल्लाद का खौफ लाए वो मुस्कुराई थी। इतना तो वो जान गई थी कि हया की कोशिशों से
कि वो उसे बहलाने की कोशिश कर रही है। माहीन उसको उदास नहीं करना चाहती थी, बस खामोशी से हया की बातों पर मुस्कुराए जा रही थी। सलीमा या रशीदा और नूरी सुबह से कहीं नहीं दिख रही हैं। शाहिदा बेगम के पूछने पर डाइनिंग रूम में आते इर्तजा के कदम थमे थे। आप जाएं, सलीमा को जाने का कहते हुए इर्तजा अपनी चेयर पर बैठा था। शाह, तुमने सलीमा को क्यों भेज दिया? शाहिदा बेगम के साथ दिलावर शाह भी इर्तजा के जवाब के मुंतजिर थे। जहां से आई थी वहीं भेज दिया है मैंने उन्हें। रात भर नूरी की बातों को सोचता हुआ वो सो ना सका था और अब सुबह सुबह नूरी का जिक्र सुनकर बदमजा हुआ था। क्या मतलब? हैदर शाह की तरफ से पूछे गए सवाल पर इर्तजा शाह मुस्कुराया था। फुर्सत में मतलब भी बता दूंगा। सिमी, यहाँ पर बैठो मेरे पास। आम से लहजे में जवाब देता हुआ वो राइमा को आते देखकर मुस्कुराया था। बाबा सरकार, मैं 4 साल पहले सियासत में ना आने की वजह से ही लंदन गया था। तो फिर ये मीडिया में मेरे सियासत में आने का शोशा किस खुशी में छोड़ा है आपने? बताएंगे मुझे? अपने मगरूर अंदाज से हटकर वो आज मुस्कुरा कर बोल रहा था। मेरे बड़े बेटे हो तुम, मेरे बाद मेरी कुर्सी पर तो तुम ही बैठोगे ना। वो भी उसके बाबा सरकार थे, कोई रख रखाव रखे बगैर बोलते हुए इर्तजा के सिम चाय का कप बढ़ा गए थे। आप कभी भी नहीं बदल सकते बाबा सरकार। दिलावर शाह के मुस्कुराते चेहरे को देखकर हकीकतन मुस्कुराया था वो। आखिर बाबा काका हूँ। कल शाम में ये मेरे बाबा थे और अब आपके बाबा बन रहे हैं। शरारत से कहता हुआ अनजाने में इर्तजा शाह को वो मशवरा दे गया था। बिल्कुल सही कहा हैदी ने, मैं ही थोड़ी ना हूँ आपका बेटा, हैदर भी तो है ना। वो तो आपकी कुर्सी पर बैठ जाएगा और उसे तो घर घर जाकर वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इर्तजा की बात पर हैदर को अच्छू लगा था। हैदर की पीठ सहलाती हुई राइमा हैदर की हालत पर मुस्कुराई थी। अपनी राय देता हुआ इर्तजा पुरसकून हो गया था। अगर ये सियासत करेगा ना तो हम सब कंगाल हो जाएंगे इसकी रहमदिली के हाथों। इर्तजा का मशवरा उन्हें जरा ना भाया था। बाबा सरकार सही कह रहे हैं, मैं और सियासत, अल्लाह बचाए झूठ बोलने से। कानों को हाथ लगाता हुआ हैदर दिलावर शाह की सख्त घूरी का निशाना बना था। तो फिर तय हो गया बाबा सरकार, आपकी ये सियासत में आखिरी कुर्सी थी। अब कोई आपकी औलाद में से राजी नहीं है इस दोगलेपन का हिस्सा बनने के लिए। दिलावर शाह के चेहरे के उड़े रंगों से महजूज होती शाहिदा बेगम मुस्कुराई थी। तो कोई बात नहीं, तुम दोनों से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। एक गांव में फलाही अस्पताल चलाएगा और दूसरा डेयरी फार्म चलाएगा। इर्तजा और हैदर दोनों को लताड़ते हुए असल बात पर आ गए थे। मेरा पोता मेरी जगह पर बैठेगा। बेटे तैयार नहीं है और आप पोते की बात कर रहे हैं। वाह बाबा सरकार। इर्तजा और हैदर का यकजा कहका आज कई साल बाद डाइनिंग रूम में गूंज रहा था। दोनों बेटों को हंसता देखकर दिलावर शाह भी कहका लगा उठे थे। कैसा लगा तुम्हें हमारा फलाही अस्पताल? सही है बस। दिलावर शाह के तंज को समझता हुआ इर्तजा भी उन्हीं के अंदाज में बोला था। मुफ्त के डॉक्टर कहाँ से लाओगे और कभी सोचा है इसके बारे में? इस बार दिलावर शाह को फिक्र लाहक हुई थी डॉक्टर्स का सोचकर। हो जाएगा इसका भी बंदोबस्त बाबा सरकार। अभी कहाँ जाने का इरादा है आपका? हैदर को सवाल करते देखकर इर्तजा तासुफ से गर्दन हिला रहा। तुम्हारे फॉर्म में तो हरगिज नहीं जाने वाला। मुझे देखकर सारे मुलाजमीन ऐसे कांप रहे थे जैसे खुदा ना खास्ता मैं उन लोगों की मौत का परवाना लिए खड़ा हूँ। अपनी बात पर इर्तजा खुद से ही मुस्कुराया था। आपका रो भी बहुत है भाई। इर्तजा के अंदाज पर सिमी मुस्कुराती हुई बोली थी। कल क्या हुआ था डेयरी में? एक और सवाल हैदी। यार तुम वकालत पढ़ लो, अभी भी वक्त है। हैदर के सवाल से तंग आया था वो। छोड़ दो हैदर, मुझे सब पता है कल डेयरी में क्या क्या हुआ था। दिलावर शाह के मजबूत लहजे पर सर झुकाता इर्तजा खामोश हो बैठा था, जबकि हैदर बेखबर था कल के वाकये से। आप दोबारा से अस्पताल ज्वाइन नहीं करेंगे? कब तक ऐसे एक हादसे की वजह से खुद को सजा देते रहेंगे? इर्तजा को खुशगवार मूड में देखकर हैदर ने इस्तफसार किया था। कितनी दफ़ा मना किया है कि हवेली में बच्चे काम नहीं करेंगे, तो ये बच्ची क्यों काम कर रही होती है? आज फिर उसने 15 साला बच्ची को सफाई करते देख इर्तजा हैदर के सवाल को नज़रअंदाज करता हुआ वो उस बच्ची के हाथ से कपड़ा लेकर दूर फेंक गया था। आप जाओ और अपनी अम्मा को भेजो। माँ सरकार के पास नरम लहजे में कहता हुआ वो शाहिदा बेगम की जानिब देखता हुआ डाइनिंग रूम से निकल गया था। हैदर क्यों करते हो ऐसे सवाल जिनका जवाब नहीं है इर्तजा के पास? इर्तजा को जाते देखकर शाहिदा बेगम अफसुर्दगी से बोली थी। कब तक भाई बैरून मुमालिक में जाकर अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश करेंगे और कब तक अपनी नापसंदीदा जगह डेयरी फार्म का हर काम सरअंजाम देते रहेंगे, जबकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि भाई खुद से लड़ रहे हैं। वो आज भी एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो फिर हम उन्हें इस तरह क्यों उनके प्रोफेशन से भागने दे सकते हैं? हैदर की बात को सुनते ही सब खामोश हुए। दिलावर शाह आज फैसला ले चुके थे, बस इस फैसले को अमली जामा पहनाने की देर थी।